क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर made of circular plates is being charged such that the charge density on its plate is increasing at constant rate with time, कि जो सिग्मा है कैपेसिटर का वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट इज, कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा होगा हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से कैसा होगा, इसके ऊपर कमेंट करवाई है। ठीक है, तो ज़रा एक कंसेप्ट समझते हैं पहले तो, कि ये एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज डेंसिटी हो गई मान लो सिग्मा या माइनस सिग्मा हो जाएगा। अब अगर सिग्मा कांस्टेंट हुआ तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, और अगर सिग्मा वेरिएबल हुआ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बोलता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरिएबल होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब टाइम के साथ वेरी करता है किसी जोन से तो वहाँ पे एक नए तरह का करंट फ्लो होने लग जाता है जिसको बुलाते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम के साथ बदलने की रेट। क्लियर है? तो अगर मैं पीपीसी के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इसके अंदर इनटू एरिया ऑफ द प्लेट, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी आ गई, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, तो ए बाहर आ जाएगा, डी सिग्मा बाई डी टी, ये आ गया हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। और क्वेश्चन ने बोला है कि डी सिग्मा बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई हमारे पास। क्लियर है? अब यहाँ पे से अगर तुम एक चीज़ और देखो तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है हमारे पास एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ अगर सिग्मा अगर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो पूरे के पूरे जोन में से एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा होगा आई डी। क्लियर? साथ में एरिया की भी प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर पूरे के पूरे प्लेट्स के थ्रू अगर आई करंट जा रहा है तो बोला जाए हाफ प्लेट से कितना जाएगा, आई बाई टू। ठीक है, तो जितना एरिया तुम लोगे उतने एरिया का हमको क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो एक तरह से अगर मैं इसको ये मान लूँ कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें यूँ पूरे के पूरे जोन में आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है करंट डेंसिटी जे रखते हुए। ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पर कमेंट करनी है। और जहाँ सिलेंडर की रेडियस जो है वो कैपेसिटर की रेडियस के बराबर हो जाएगी कैपिटल आर, कैपेसिटर की प्लेट की रेडियस अगर कैपिटल आर है तो। और सॉलिड सिलेंडर की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी पता होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस तरह का आता है सॉलिड सिलेंडर के लिए। ठीक है, अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड कितना हमारे पास, बी एन होता है म्यू नॉट बाई टू जे आर, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल होता है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड आता है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो बाहर जो होता है वो 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल होता है। तो सॉलिड सिलेंडर की वजह से उसकी सरफेस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसमें ये जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इसमें पूरे के पूरे इस जोन से डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है आई डी। तो अगर मैं एकदम सेंटर से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से जैसे जैसे तुम बाहर की तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से और सरकमफेरेंस पे मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद में जीरो नहीं होगा, उसके बाद में भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। क्लियर है? तुम चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि यहाँ अगर प्लेट्स के बाहर अगर एक एम्पियर्स लूप मान लो, क्लियर, तो मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ से क्या आएगा, बी इंटू इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर मान ली जाए तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू इस लूप के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट, और इस लूप के अंदर पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी हो गया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर भी आ रहा है। चलिए, यही तो मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। तो कंक्लूड अगर मैं करूँ तो होता है क्या है कि जब हमारे पास इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिग्मा टाइम साथ वेरिएबल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट पूरे के पूरे, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट करंट केवल प्लेट्स के बीच में होगा, लेकिन उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लेट्स के अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। क्लियर? अब सेंटर से जाने पर सेंटर से बढ़ता जाएगा और सरकमफेरेंस पे जाकर मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद घटने लगेगा। क्लियर है? अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड पे कमेंट करवाइए ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट नॉन जीरो होगा एवरीवेयर। सही बात है भाई, हर जगह नॉन जीरो होगा। विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरीफेरीज ऑफ द प्लेट्स, कि अगर मैं प्लेट्स की पेरीफेरी को अगर मैं सिलेंडर मान लूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। बिल्कुल ये करेक्ट बात भी है। अगला ऑप्शन देखिए, जीरो बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड, कि ये बोल रहा है कि अंदर जीरो होगा और बाहर नॉन जीरो होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जीरो एट ऑल द प्लेसेस, ये भी गलत हो गया। कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट, देखो अंदर की तरफ जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा और कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये वैसे ही गलत। साथ में आउटसाइड जीरो नहीं है, आउटसाइड भी नॉन जीरो है, तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।